चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के वीडियो। मैं आज आप लोगों को इस सब वीडियो में आपको मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में समझाऊंगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते क्या हैं, इसका काम क्या होता है, और डाइजेशन ऑफ फूड्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको जो इस एनसीईआरटी का जो पार्ट्स है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपको इस पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी तरफ से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए और एक हाईलाइटर ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हाईलाइटर। ठीक है, एक हाइलाइटर ले लीजिए जिससे आप चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे और जो मैं कहूँ आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। और आप एनसीईआरटी को साथ साथ रीड करते रहिए, ताकि आपकी अच्छे से आप अच्छी चीज़ों को समझ पाएँ आसानी से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। मेरी तरफ से मैं आपको 100% दूंगा आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इस वीडियो में, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मीनिंग मैं आपको तुरंत वहाँ पर समझा दूँगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, आज मैं आप सभी को डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डाइजेशन ऑफ फूड्स के बारे में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनसे होते हैं, ये ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड समझिए पहली बात तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो हमारे फूड्स को पचाने में, फूड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। वो कहाँ कहाँ होंगे, जैसे कि हमारी बक्कल कैविटी होगी। बक्कल कैविटी में हमारा, जैसे कि हमारा जो माउथ होता है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे टीथ होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे मतलब एक तरह से हमारी ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। टीथ जो उनसे होते हैं वो मैस्कुलेटिंग में हेल्प करते हैं, चीज़ों को छोटे से बड़े में तोड़ने में हेल्प करते हैं। फिर वहाँ पे बोलस बनता है, बोलस के बाद काइम बनता है। ये आगे मैं बताऊंगा आपको बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है। ये सिर्फ आपको चीज़ समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती हैं, एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री इंक्लूड्स लाइवरी ग्लैंड्स एंड द लीवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि हमारे मतलब सिक्रीशन में हेल्प करती हैं एंजाइम्स की, जैसे कि हमारे क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल्स से एसोसिएटेड इंक्लूडेड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे मुंह माउथ के अंदर होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो लीवर हो गया, ये भी हमारा डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, जो कि बाइल जूस क्रिएट करता है। और बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सोर्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे, तो बाइल मेनली किस में हेल्प करता है, फैट्स के एब्जॉर्प्शन में बाइल हमारे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, और ये लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने पढ़ रखा है चैप्टर ये वाला, देखिए शॉर्ट रिवीजन चल रही है, पेपर बहुत पास में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें ये बता रहा हूँ। और मैं आपको ये मानते चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड पेनक्रियास। क्या क्या इंक्लूड्स करता है हम ये समझें इस बात में। ठीक है, एसोसिएटेड जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटेड है, हमारे जो बकल कैविटी में जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियास है। सलाइवा इज अ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, एक तो हमारा पैराटोइड्स होता है, जो कि चिक्स में प्रेजेंट होता है, हमारे गाल्स में होता है। तो इसको आप याद कैसे करोगे, मैंने कैसे याद किया है इसको, पारो से। पारो एक लड़की का नाम है जिसके गाल जो उनसे होते हैं बहुत लाल रहते हैं, तो उससे आप ये बात याद कर सकते हो कि लड़की के गाल लाल है। तो गाल लाल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पैरोटिड्स ग्लैंड है, जो कि क्या क्या रिलीज करते हैं, स्लाइवा रिलीज करते हैं, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड तो स्लाइवा रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये कौन से डक्ट से रिलीज होता है, तो ये आपको ये भी याद रखना है किससे, कौन सी डक्ट से रिलीज होता है। तो आप इससे ये याद रख सकते हैं पास्ट से, ये पास्ट ट्रिक है याद करने के लिए। इसको आप इसको अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हैं पास्ट। पी फॉर पैरोटिड हो गया। ठीक है, ए फॉर, ठीक है, अब इससे याद कैसे करोगे, चिक में मैंने आपको बता दी कि पारो की लड़की है। ठीक है, इससे आप ये चीज़ याद कर सकते हो। और पास्ट टाइम पे आप याद करोगे कि इसकी जो डक्ट है वो स्टेंसन डक्ट है। ठीक है, एस टी से क्या हो गया, स्टेंसन डक्ट। पास्ट से आपको सिर्फ एक ही ग्लैंड, एक ही याद होगा। ठीक है, वो है आपका पैरोटिड, जो कि स्टेंसन डक्ट से होता है, वो जो कि चीक में होता है। अगला जो आपको आता है वो आता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल। ठीक है, अब सब मैक्सिलरी से समझ सकते हो कि आपके साइड ये जो की बात कर रहा है लगभग। यहाँ पे आपकी एक बोन भी प्रेजेंट होती है, हायोइड बोन। ठीक है,
जो कि नॉन आर्कुलेटिंग बोन होती है। क्वेश्चन भी अब आ चुका है काफ़ी बार, ठीक है। अगला जो सा आपका है, अगला है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल से लिंगुअल का मतलब होता है आपकी जीभ जो होती है, ठीक है, जो आपकी टंग होती है उसे हम लिंगुअल कहते हैं, जो कि बिलो द टंग होता है। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ये जस्ट बकल कैविटी के आउटसाइड पॉइंट होते हैं, उसके बाद हमारी बकल कैविटी शुरू होती है, ठीक है। सिक्रेटेड सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। अब देखिए बकल कैविटी के बाहर बैठे हैं तो बकल कैविटी के अंदर ही सिक्रेट करेंगे, ठीक है। जो भी जूस हो सिक्रेट करेंगे वो बकल कैविटी के अंदर ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन सब की बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि पहले सलाइवरी अमाइलेज था, फिर लीवर था, फिर पेनक्रियाज था। तो हम लीवर पे आते हैं, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, याद रखना है बात को ये। और ये हमारी बॉडी का जो वेट्स अबाउट होता है ये 1.2 to 1.5 kg होता है इन एडल्ट ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, एडल्ट ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है, जो हमारी ड्यूडेनम से जो नीचे होता है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। इसके बाद 2 लोब होते हैं, ठीक है। और अब जो लीवर होता है ना, देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है एक, ठीक है, आपको मैं शो कर देता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ, आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये किसका है, ये हिपैटिक लोब्यूल्स का डायग्राम है, ठीक है। और हिपैटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है, वो हिपैटिक लोब्यूल्स है, ठीक है। अब हिपैटिक लोब्यूल्स क्या होती है, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर भी, तो मैंने आपको बात बोली यहीं से देख के बोली है। हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स है तो क्या कंटेन करेगी, हिपैटिक सेल्स कंटेन करेगी, ठीक है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोर्ड्स, देखिए ये पतली पतली कोर्ड्स की फॉर्म में अरेंज है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। ये पतली पतली कोर्ड्स दिख पा रही होंगी आपको, ये पतली पतली कोर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोर्ड्स, ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू, सी इज कॉल्ड गिल्सन कैप्सूल, ठीक है। अब देखिए इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। कैप्सूल क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करे इन सबको। जो ईच लोब्यूल्स है किससे कवर होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है, सीज से, उसकी गिल्सन कैप्सूल। मतलब आप कैप्सूल से याद कर सकते हो कि हाँ भी कोई लीवर की बात चल रही है। अब ये क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एक ही जगह कैप्सूल वर्ड पढ़ोगे, जो कि गिल्सन कैप्सूल है, और उसे आप लीवर में याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है आपका, देखिए जो मैंने बताया था कि बाइल जो होता है, बाइल से आप याद रखोगे, बाइल सिक्रेट कौन करता है, लीवर आपका क्या करता है, मेनली क्या हेल्प करता है लीवर आपका, सलाइवा। मतलब कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर आया ही क्यों है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर आया ही क्यों है, वो इसलिए आया क्योंकि ये बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है। बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स पासिंग थ्रू द हिपैटिक डक्ट्स, ठीक है। अब देखिए ये सिक्रेट तो कर रहा है, ठीक है, और किससे सिक्रेट हो रहा है, हिपैटिक डक्ट से सिक्रेट हो रहा है। तो स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, एक गोल ब्लैडर होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगले पेज में हम डायग्राम देखेंगे, एनसीईआरटी आप खोल रहे होंगे तो आपने देख लिया होगा। स्टोर होता है एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर, ठीक है। आपका जो गोल ब्लैडर होता है उसकी एक डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट, इसको जरा आप हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो गोल ब्लैडर होता है उसकी जो डक्ट होती है उसमें सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखेगा, आपको डायग्राम भी दिखेगा वहाँ पे, आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब जो गोल ब्लैडर होती है उसकी सिस्टिक डक्ट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ मार्क कर रखी है, ये रही सिस्टिक डक्ट इसकी, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। जो गोल ब्लैडर होती है वो सिस्टिक डक्ट के साथ हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर के साथ, जैसे ये तो सिस्टिक डक्ट होगी गोल ब्लैडर की, ये तो सिस्टिक डक्ट होगी गोल ब्लैडर की, और यहाँ से जो आपके लीवर की डक्ट आ रही है, तो ये दोनों मिल जाती हैं और दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। देखो आपका जो बाइल जूस है वो लीवर से तो आ ही रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, साथ में जो वो स्टोर कहाँ होता है, वो आपका गोल ब्लैडर में मस्कुलर सैक जो होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब जब वो दोनों मिलती हैं तो वो कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके बाइल जूस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो स्टोर हाउस है बाइल का, गोल ब्लैडर, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ठीक है, अब देखो जो आपकी बाइल डक्ट हो गई, ये दोनों तो आपकी जो बाइल डक्ट बन चुकी है, ठीक है। बाइल डक्ट किसके हेल्प से बनी है, डक्ट ऑफ लीवर प्लस सिस्टिक डक्ट की वजह से, ठीक है। इन्होंने कॉमन हिपैटिक डक्ट बना ली है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे हम, उसको याद रखना, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, आगे जाके जब ये डक्ट आपकी पेनक्रियाज से मिलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, तो ये दोनों मिलके हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना देती है, और ये एक स्पिंचर से गाइडेड होती है, मतलब वो उसे कंट्रोल करता है। स्पिंचर ऑफ ओडाई याद रखें, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडाई याद रखें, ठीक है। पेनक्रियाटिक, अब आपका अगला टॉपिक जो आता है वो पेनक्रियाज आता है, चूँकि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, जो कि ड्यूडेनम के अंदर फंसा हुआ है। ड्यूडेनम आपका सी शेप होता है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। पेनक्रियाज क्या होता है, आपका एक लौता ग्लैंड है, ठीक है, जो कि बहुत होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इसलिए मैंने ये अलग से भी यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, ठीक है, इसलिए मैंने भी अलग से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ, लिम्स मतलब क्या होते हैं, हाथ पैर तो होते हैं, ड्यूडेनम के हाथ पैर तो है नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं ना, जो सी शेप का बना हुआ है, तो एक टांग ये रही इसकी और एक टांग ये रही, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है ये लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, ठीक है। द एक्सोक्राइन पोर्शन कब क्या होता है, ठीक है, जो आपकी मतलब कि जो उनसे भी आपकी ये स्क्रीशन होते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन पोर्शन से, वो सब एक वेन्सलेस या आप मैं कहूँ आर्टरी वेन्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। पर जो आपका एंडोक्राइन होता है, ये ब्लड में डायरेक्ट फ्यूज होता है, जो कि जल्दी एक्शन करता है, क्योंकि उसे हॉर्मोन्स स्क्रीट करने होते हैं, ठीक है। जो एक्सोक्राइन होता है वो डक्ट के थ्रू होता है, तो स्क्रीट क्या करता है, ये एल्कनाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग क्या करता है, एंजाइम, ठीक है। हमें यहाँ पे मतलब किससे है, हमें यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट से मतलब है वैसे, और जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है वो मेनली डायरेक्ट आपकी हार्मोन रिलीज करता है, जो आपके टारगेट टिक सेल पे जाके काम करते हैं, जो भी उसका काम होता है, ठीक है। ये मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जो आपका लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है। ये आपने डायग्राम देख लिया है, जरा डायग्राम एक बार ये दोबारा देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग है सबको याद रखिए, कौन से डायग्राम की लेबलिंग कहाँ पर रखी है, हर चीज़ पूछी जाती है नीट के अंदर, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ये डायग्राम याद रखें, पीछे एक बात याद रखें, मैंने आपको पूरा समझा दिया है ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी आपको कोशिश करूँगा समझाने की, तक आपके साथ 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो चुका हूँ मैं, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, आप सभी का छोटा चैनल मैंने अभी शुरू किया है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर इंडिया के कोने कोने तक ये नॉलेज पहुँचे, हर बच्चा अपने घर बैठ के पढ़ सके, ठीक है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड हम पढ़ते हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड हम पढ़ रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड अब होता क्या है, अब देखिए, खाने को हमने खा भी लिया, हमने चैप्टर में पहले आप सबने पढ़ा होगा, हमने खाना खा भी लिया, ठीक है, हमने दांतों के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें खाने को पचाना है, ठीक है, पचाना है तो उससे हमने एनर्जी लेनी है, खाना खाते ही क्यों है, एनर्जी के लिए खाते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के अंदर, तभी हमसे मैकेनिकल वर्क कर पाएंगे अपना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्नोम्पल्स बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें केमिकल भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जो केमिकल आपको क्यों कौन से होते हैं, मैकेनिकल का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि आपके जो टीथ हो गए, ये क्रशिंग करते हैं इसकी, ठीक है। इस चीज़ को हम मैकेनिकल कह रहे हैं, यहाँ पर केमिकल कह रहे हैं एंजाइमेटिक वर्ड्स को, जो कैटालाइजिक रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है, कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होता है, माइलेज क्या करता है, माइलेज जहाँ भी वर्ड आ जाए ना, वो आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड माने माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और माल्टोज क्या होता है आपका, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये फोरकमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर आपको दिख जाएगा, आने वाले पार्ट्स में आपको दिखेगा, ठीक है। बकल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, ठीक है। अब मैंने बताया, ठीक है, मैस्टिकेशन क्या होता है, फूड्स को तोड़ मोड़ देना, ठीक है, उसको बिल्कुल ही उसका मतलब कचुम्बर बना देना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। छेदी सिंह होता है, छेद छेद कर देता है, ऐसे ये कर रहा है, यहाँ पे छेद ही छेद कर दे रहा है उसके अंदर, है ना। तो मैस्टिफिकेशन कर रहा है फूड का, मैंने बताया आपको कि मैकेनिकल वर्क हमारा क्या होता है यहाँ पे दांतों का, ठीक है। उसके बाद फ्लेसिफिकेशन ऑफ द सोलोइंग, अब खाने को निगलते जो हमें, ठीक है, उसकी मदद से हमें निगलने में भी हेल्प करती है हमारी बकल कैविटी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो टीथ, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टंग हैं, वो हेल्प करती है सलाइवा, ठीक है, सलाइवा मैस्टिकेट करता है,
अब देखिए यहाँ पे बोलस बनता है, हमारे दो वर्ड आते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में भी दो वर्ड दिए थे, बोलस और एक मैंने वर्ड लिया था काइम। ठीक है, काइम आपको आने वाली वीडियो में दिखेगा। ठीक है, देखिए बोलस एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, जब हमारे मैंने यहाँ देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बोलस के बारे में, म्यूकस प्लस मेस्टिकेटेड फूड जब पार्टिकल हमारा मिक्स हो जाता है। अब हमारे म्यूकस तो हर जगह रिलीज होता है पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो आपका स्टमक हो चाहे वो आपके इंटेस्टाइन हो। ठीक है, दोनों जगह म्यूकस रिलीज होता है। वहाँ पे हम अभी सेल आपको बताऊंगा, जो स्टमक में जो सेल होती है वो हमारी म्यूकस नेक्स्ट सेल होती है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है स्टमक के अंदर। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है स्मॉल, उसके अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा लेयर होती है जो हमारी म्यूकोजा रिलीज करती है। ठीक है, तो म्यूकोस तो हर जगह रिलीज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड फ्योरली। ठीक है, देखिए अगर हमारा स्लाइवा नहीं होता ना तो हमें लिगलने में या स्वेलोइंग में हमें दिक्कत होती। तो उससे क्या होता है, जो हमारा फूड टूट गया, अब उसे इकट्ठा करना, अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो उससे स्लाइवा क्या करता है, मिक्सअप हो जाता है, उससे एक बोलस बना देता है, जिसे गांठ कहते हैं ना, उसे वो बना देता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम आसानी से निगल पाते हैं उसे, और उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस होता क्या है, मेस्टिकेटेड फूड प्लस आपका जो स्लाइवा होता है उसे हम बोलस कहते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, म्यूकस इन स्लाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग, मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, खाने को लुब्रिकेट मतलब कि निगलने में आसानी करता है। एंड एडहेरिंग द मास्केटिंग फूड, उन सभी को मतलब क्या करता है, जोड़ के रखता है आपस में। ठीक है, उन सबको एक दोनों कंबाइंड फॉर्म में रखता है। ठीक है, इनटू द बोलस पार्टिकल, इनटू द बोलस, उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा जो बकल कैविटी के बाद क्या पार्ट आता है, हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा जाके ओपन हो जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लॉन्ग इंटेस्टाइन। लॉन्ग इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसके अंदर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है, मतलब वहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, जो भी आप खाते हैं। ठीक है, और मेनली उसके अंदर हमारे वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फीकस मैटर होकर पास आउट हो जाता है बॉडी के थ्रू। हमारा जो मेन डाइजेशन का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। ठीक है, ये आपको आगे जाके फोर्थ पार्ट ऑफ लेक्चर में दिखेगा। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप खोल रहे हो तो आप देख सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हाँ, फेरिंग्स एंड इनटू द ईसोफेगस क्या करता है, बाय स्वेलिंग और डिग्लूटेशन। ठीक है, हमने बताया कि हमारा जो बोलस है वो आगे फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर हमने इसको भेज दिया। ठीक है, बाय स्वेलिंग। ठीक है, द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉन पेरिस्टाल्सिस। अब जो उनसी ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हर जगह होगी, स्टमक में भी होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होंगी, और यहाँ पे भी हो रही हैं। ठीक है, ये सभी क्या करती हैं, स्टमक में जो सी होती है वो किससे हम कहते हैं, मूवमेंट ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग भी एक तरह की आपकी वेव लाइक मोशन होता है, जैसे पेरिस्टाल्सिस होता है वैसे क्यूरिंग होती है, स्टमक में होती है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ईसोफेगस में क्या हो रहा है, द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, बाय द सक्सेसिव वेव मतलब एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बनती है इसके अंदर। मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ, उससे आपको विजुअलाइजेशन होगा तो आपको आसानी होगा। ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फूड पार्टिकल आपका इसके अंदर होता है और आसानी से यहाँ से पास आउट हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, द गैस्ट्रोइसोफेजियस पिंचर कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, अब काफ़ी बार क्या होता है, हमें वोमिटिंग का जो संकेत होता है वो यहीं से खाना हमारा वापस जाता है। अब एक बार जो हमारा फूड पार्टिकल स्टमक में चला गया वो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा जो हमें वोमिटिंग का जो सिग्नल मिलता है वो यहीं से ही होता है, और उससे कंट्रोल कौन करता है, गैस्ट्रोइसोफेजियस पिंचर होता है जो कि कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड। ठीक है, इनटू द स्टमक। यहाँ तक हो चुका है हमारा काम। ठीक है, स्टमक में हम बोलस पहुँचा चुके हैं। ठीक है, अब स्टमक के अंदर हमारा काइम बनता है, वो हम देखेंगे कि काइम क्या होता है। ठीक है, बोलस हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है,
द स्लाइवा स्क्रिट इनटू द ओलर कैविटी। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि स्लाइवा ने क्या करा, ठीक है, स्लाइवा प्लस हमारा जो मैस्टिकेटिंग फूड जो टीथ ने मिलके बनाया उसे हमने बोलस कह दिया। फिर वो फेरिंग्स से गया, फेरिंग्स से इसोफेगस में गया थ्रू द स्लाइविंग, ठीक है, स्वेलोइंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, कि उसमें सक्सेसिव वेव मूवमेंट्स होती है, पेरिस्टाल्सिस होता है, फिर हमारा वो स्टमक तक पहुंच जाता है, जो कि गाइडेड क्यों करता है, उसको रास्ता कौन दिखाता है, स्पिंचर दिखाता है, जो कि हमने पढ़ा गैस्ट्रो इसोफेंजियल स्पिंचर हमने जो पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया, हमें अब ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो स्लाइवा है उसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, उसके अंदर हमारा होता क्या क्या है। तो स्लाइवा कंटेन क्या करता है, देखिए मैंने साइड में लिखा हुआ, स्लाइवा कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन और बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ये सब कंटेन करता है। और आपके कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है। एंजाइम्स जैसे कि हमने 2 एंजाइम होते हैं इसके अंदर, स्लाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। अब जाके आपकी एंजाइम की कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जो आपका स्लाइवरी अमाइलेज क्या होता है, लाइसोजाइम क्या होता है। स्लाइवरी अमाइलेज क्या होता है, अमाइलेज जहाँ भी आपको 2 जगह वर्ड दिखेगा, एक यहाँ पे और एक आपके दिखेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो आपका स्लाइवरी अमाइलेज होता है, इसका काम ही ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ये तोड़ देता है, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ तक हमने जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे हमने सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो उसे हमें तोड़ना फोड़ना पड़ता है। तोड़ने फोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होते हैं। अब जो आपका जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये वाटर की प्रेजेंस में तोड़ता फोड़ता है सब्सटेंस को। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन सॉरी मैं गलत बोल गया, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, इसको जो आपका ये स्लाइवरी अमाइलेज होता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और उससे ये तोड़ देता है डाइसैकेराइड्स के अंदर, माल्टोज के अंदर, ठीक है। अब माल्टोज आगे जाके फिर टूटता है, जो आगे जाके जो टूटता है वो टूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि उसको माल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टेज एंजाइम आता है यहाँ पे माल्टेज को तोड़ने के लिए, और जो इसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेकआउट कर देता है और फिर हम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा। अब देखिए क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। हमें पता है कि हमारी जो केमिकल, अब देखिए मैकेनिकल भी यहाँ शुरू हो गया था, तो केमिकल भी ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है, ठीक है, बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। मैंने बताया आपको जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिटिंग एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है डाइसैकेराइड्स के अंदर, ठीक है। इतना मैं आपको शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो आप आगे एंड तक जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा 30% ऑफ द स्टार्च जो सा होता है वो हाइड्रोलाइज कर देता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइज लिखा है क्योंकि ये वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम करता है, ठीक है, ये तोड़ मोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, हमारा 30% डाइजेशन का प्रोसेस खत्म कर देता है बाहरी से एंजाइम, ठीक है। और जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। ऑप्टिमम पे मैं ज़्यादा जोर से दे रहा हूँ क्योंकि इनकी ये कंडीशन होती है, इनसे ना ज़्यादा ना इन पे कम ये काम नहीं करते हैं। इनको अगर ये कंडीशन मिलेगी तो ही ये काम करेंगे, वरना ये काम नहीं करेंगे। तो हम ये बात समझ सकते हैं। जो हमारी स्लाइवा होती है इसकी पीएच 6.8 होती है, जो कि इसको फेवर करती है, और हम स्लाइवरी अमाइलेज हमारा यहाँ पर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपकी देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्लाइवरी अमाइलेज पे एक्ट करता है, और पीएच 6.8 इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है काम करने के लिए, और ये माल्टोज को कन्वर्ट करता है। और माल्टोज क्या होता है, आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। मैं आपको ये काफ़ी बार वीडियो में बोल चुका हूँ, और ये सब बार बार बोलने का कारण यही है कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए और आप बस एक बार पढ़ें और पेपर में जाके फोड़ आएँ ये चीज़ वाली, ठीक है। मेरा बार बार बोलने का कारण एक यही है कि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं, आपको कोई और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, और 14 से 15 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच हमने 6.8 पढ़ लिया, इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज जिसे हम कहते हैं। आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है स्लाइवरी अमाइलेज का। स्लाइवरी अमाइलेज का आगे काम आएगा, मतलब वहाँ पे स्लाइवरी अमाइलेज वर्ड नहीं होगी कि यहाँ पे स्लाइवा था, स्लाइवरी अमाइलेज बोला है, वहाँ पे अमाइलेज वर्ड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर,
लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे स्लाइवा के अंदर, ठीक है, 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे प्रेजेंट इन स्लाइवा, एक्ट अपॉन एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखो जो हमारा जो स्लाइवा होता है, जो हम इसे हिंदी में कहते हैं थूक, ठीक है, अगर आप कहीं चोट लग जाए, आप उसे अगर वहाँ लगाते हैं, ये बहुत ही तरह से एंटीबैक्टीरियल काम करता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। आपके पास अगर कोई भी डेटॉल वगैरह नहीं है तो मैं खुद ये करता हूँ, जो हमें कई बार काफ़ी चोट लग जाती है कहीं गिरने से हो किसी को भी, तो उसके वहाँ पे थूक लगा दो, उसको कहो कि अपना स्लाइवा लगा ले, यहाँ पे लगा ले, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, फर्दर ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकेगी उससे। क्लोटिंग का काम तो करता नहीं है, क्लोटिंग का काम तो हमारी बॉडी है, क्लोटिंग फैक्टर करते हैं, ठीक है, जो कि आपने एक डिसऑर्डर ही पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर, हीमोफीलिया, ठीक है, वो तो क्लोटिंग फैक्टर काम करते हैं अपना, ठीक है, पर ये क्या करता है, बस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देता है, सबसे मेन बड़ा काम इसका यही होता है, ठीक है। चलो हमने ये अच्छी बात पढ़ी। देखो उसके बाद हमारा यहाँ तक ना, आपको बता दूँ मैं, यहाँ तक हमारा ओरल कैविटी काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद हमारा ये पेट आता है, ठीक है, ये पेट थोड़ा अजीब सा बन गया। उसके बाद हमारा पेट आता है, स्टमक, ठीक है। अब हम स्टमक शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एंड तक जरूर देखें। द म्यूकस ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो हमारी म्यूकोजा है स्टमक की, उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड मेजर 3 सेल्स को कंटेन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात लिखी हुई है, पढ़िए, ठीक है। वो कौन कौन सी सेल कंटेन करती है आपको बता देता हूँ मैं। म्यूकोस नेक्स्ट सेल, अब म्यूकोजा है तो म्यूकस को रिलीज करेगी। पहली सेल कौन सी है, म्यूकस नेक्स्ट सेल, जो क्या रिलीज करती है, म्यूकस क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक सेल ऑफ चीफ सेल, वो क्या रिलीज करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करती है। आप यहाँ से ये पेप्टिक से हम यह कर सकते हैं कि पेप्सिनोजन रिलीज करती है। और दूसरी बात, जितने भी हमारे एंजाइम पहली बार जो रिलीज होते हैं सब के सब इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। मान लीजिए आप कोई होटल में जाते हैं तो वहाँ पे हम उसे शेफ कहते हैं, ठीक है, जो खाना बनाता है, ठीक है। अब वो जो खाना है, ठीक है, वो फिर स्टोर रूम को सेव वो भर देते हैं, उसको वहाँ पड़ा रहता है। जैसे कि हमारा पेट हो गया, उसके अंदर खाना 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद उसका डाइजेशन वगैरह होता है, 4 से 5 घंटे वो अपनी एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो शेफ क्या होता है, शेफ क्या होता है, अपना खाना बनाता है। और खाना जो सा होता है, जब तक हम खाएंगे नहीं उसके अंदर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। खाना जो पड़ा है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो एंजाइम शुरू में बनते हैं वो सभी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, और जब बाद में उस पर दूसरे एंजाइम आगे काम करते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया शेफ का, ये शेफ जो खाना बनाता है उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म एनर्जी होती है। जब हम उसे खाते हैं तभी वो एक्टिव फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम अपना मैकेनिकल वर्क करते हैं। ऐसे ही हमारे सारे एंजाइम्स होते हैं। और ऐसे ही आप शेफ से जो मैंने जब हमारा खाना बनाता है बावर्ची, उससे आप याद कर सकते हैं चीफ सेल, ठीक है, जो कि प्रो एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड सेल आती है पैराइटल और ऑक्सिनटोनिक सेल, ठीक है, पैराइटल सेल और ऑक्सिनटोनिक सेल, ठीक है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। विच क्रिएट HCl। अब देखिए स्टमक जो सी होती है उसके अंदर HCl तो होगा ही होगा, ठीक है। हम कहते हैं स्टमक के अंदर HCl भरपूर होता है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर हमने 3 बात पढ़ी यहाँ पे। पहले हमने पढ़ा म्यूकोसा होता है, जो कि म्यूकस नेक्स्ट सेल रिलीज करती है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, ठीक है, जिसका कि भी प्रो लग जाए वो सभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। याद रखिए बात को, आपको बहुत काम आएगी आगे, ठीक है। कौन रिलीज करता है इसको, चेस्ट सेल रिलीज करता है, आप कभी नहीं बोलोगे चीफ सेल रिलीज करता है, और पेप्टिक सेल रिलीज करता है, ठीक है। और पैराइटल और जो आपके ऑक्सिनोटिक सेल होते हैं, पैराइटल जो आपके ऑक्सिनोटिक सेल होते हैं, या फिर क्या रिलीज करते हैं, HCl। और याद रखें ये सभी के सभी भूल जाते हैं, मैं कहूँगा इसको जरूर हाईलाइट करें कि ये साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं स्टमक के ऊपर। जो हमारा स्टमक होता है वो 4 to 5 आवर हमारे खाने को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो फूड मिक्स थ्योरली, एक मिनट रुक जाइए, मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। स्टमक को स्टोर करके रखता है 4 to 5 आवर द फूड मिक्स थ्योरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब देखिए हमारे स्टमक की जो pH होती है वो HCl के कारण क्या होती है, 1.8 होती है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है 1.8, ठीक है, 1.8 होती है HCl के कारण, जो कि एंजाइम को फेवर करती है, ऑप्टिमम pH देती है, ठीक है। आगे आगे पता चलेगा हमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा अब तक देखिए हमने क्या किया था, हमने
सलाइवा के अंदर हमारा मेस्टिकेशन हुआ था, वो सलाइवा से मिक्स हुआ तो क्या बना, बोलस बना था। बोलस हमारा फिर फेरिंग से होकर होते हुए फिर ईसोफेगस में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइडेड कैसे होता था, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर से होता था, उसके बाद वो हमारे स्टमक में आता था। अभी स्टमक में आने के बाद हमने उसकी क्या पढ़ी, लेयर्स पढ़ी। लेयर क्या स्क्रीट करती है, केमिकल स्क्रीट करती है, एंजाइम स्क्रीट करती है, म्यूकोसा स्क्रीट करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एसिड स्क्रीट करती है, और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फूड हमारा 4 से 5 घंटे यहाँ स्टोर रहता है, ठीक है। फूड मिक्स होता है, देखिए मैंने इसी बात इसलिए बोलता कि आपको रिवीजन हो जाए बार बार, ठीक है। अब जो आपकी स्टमक है ना, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर HCl होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द फूड मिक्स थ्योरली, जो भी आपका बोलस आया उसके अंदर, उसके बाद क्या होता है, जो आपका बोलस है वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, और एक क्यूरिंग मूवमेंट होता है। इसके वर्ड हमको पहले भी समझा चुका हूँ, जैसे कि ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, उसी तरह से कि वेव लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। मस्कुलर वॉल जितनी भी मूवमेंट होती है सब मस्कुलर वॉल करती है, पहले भी बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। और उसे हम काइम कहते हैं। काइम क्या होता है, बोलस के अंदर गैस्ट्रिक जो आपका एसिडिक जूस होता है वो मिक्स हो जाता है, और वो मिक्स होने के बाद उसके अंदर क्यूरिंग मूवमेंट होती है जो कि हेल्प करता है इसको बनाने में, और उसे हम काइम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रो एंजाइम बना था इसे हमें एक्टिव करना है ताकि ये अपना फंक्शन दिखा सके, ठीक है। जो प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, ये एक्सपोजर, अब देखिए Cl है, Cl कुछ ना कौन सा काम होगा, और हमारे हर जगह, जैसे कि हमारा स्लाइवरी माइलेज था वो हमारा स्लाइवा में प्रेजेंट था, हमारा जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन ये हमारा स्टमक में प्रेजेंट है। इन सब का कुछ ना कुछ कारण है यहाँ पे प्रेजेंट होने का, क्योंकि यहाँ पे इनको ऑप्टिमम pH मिलती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, तो ठीक है। और वो इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रो एंजाइम है, तो उसे एक्टिव करने के लिए HCl काम करेगी, क्योंकि स्टमक में क्या है, HCl है, और pH कितनी होती है स्टमक की, 1.8 होती है। इसका मतलब ये है कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन 1.8 pH पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम, जो आपको बात बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और बता चुका हूँ आपको बात में ये वाली, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो नेचर होता है ना वो प्रोटोलाइटिक होता है। प्रोटोलाइटिक जितने भी एंजाइम अभी पढ़ेंगे हम, 2 एंजाइम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो ये पढ़ा हमने, और आने वाले 6 एंजाइम, 6 नहीं 3-4 एंजाइम और पढ़ेंगे प्रोटोलाइटिक नेचर की। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी हम डाइजेशन पढ़ेंगे ना स्टमक के अंदर, ठीक है, वो सब पार्सल डाइजेशन होंगी, ठीक है। और उन सभी को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कौन करेगा, हमारे उन सभी को कम्प्लीटली डाइजेस्ट हमारा इंटेस्टाइन करता है। अभी ये पार्सली होगा, उसके बाद मतलब मान लीजिए 50% यहाँ पे काम कर देगा, 75% हमारा काम करेगा, ठीक है, पेनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 25% काम बचता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो देखिए इधर क्या लिखा है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, हाँ ये पेप्सिन क्या होता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, और द स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स। अब देखिए जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी चेन से बनी होती है अमीनो एसिड की, तो ये क्या करता है, प्रोटीओजेस का मतलब होता है कि ये अमीनो एसिड की जो लंबी लंबी चेन होती है इनको छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देता है, और अगर छोटी चेन कन्वर्ट होगी तो पेप्टाइड्स बॉन्ड भी टूटेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे तो पेप्टोन्स बनेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। ये लंबी लंबी चेन को छोटी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अगर 100% कोई 100 अमीनो एसिड की चेन है उसे 50 में कन्वर्ट कर देगा, 50-50 की 2 चेन बना देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, पेप्टाइड्स बॉन्ड से बचेंगे तो वो पेप्टाइड्स बॉन्ड भी अलग हो जाएंगे बीच वाले। तो इसलिए ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम में काम करता है, और ये क्या करता है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्रोटीएजेस और प्रोटीओन्स को अलग अलग कर देता है। मैंने समझा दिया इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जिसको कुछ अभी तक नहीं समझ में आया हो कृपया करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो है ही इसके लिए, बनाए इसके लिए है यार, वो बनाते क्यों हैं यूट्यूब वाले, इसलिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि अपनी हमें आप हमसे बात कर सकें, हमसे इंटरेक्ट हो सके, हम आपसे इंटरेक्ट हो सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को प्रोटीओजिस में, प्रोटॉन्स में, ठीक है, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, प्रोटीओजिस हमारे स्मॉल एमिनो एसिड चेन होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है।
द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट, ठीक है आगे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए सभी का क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पर अभी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, सभी का क्वेश्चन ये होता है जो हमारी स्टमक होती है उसके अंदर इतना भारी HCl होता है और हमारी स्टमक फिर भी मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं होती है, हमारी स्टमक के मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। HCl अगर इतना खतरनाक HCl 1.8 pH का होना, अगर हम हाथ डालें उसमें हमारा हाथ तक फूक के राख हो जाएगा, ठीक है। आपको मच्छर गिर जाए मच्छर बचेगा नहीं, उसकी आत्मा भटकती रहेगी वहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, आत्मा भटकेगी उसकी, बताओ, ठीक है, इतना खतरनाक ऐसे होता है। तो हमारा स्टमक कैसे बच रहा है, तो स्टमक के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस होता है इसके लिए है, म्यूकस प्रिवेंट करने के लिए होता है, याद रखिएगा, लुब्रिकेशन में तो हेल्प करता है, प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है, और बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, देखिए लुब्रिकेशन आ रहा है, ठीक है, लुब्रिकेट तो करते हैं म्यूकस, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड द प्रोटेक्शन टू द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड HCl, हाईली कंसंट्रेटेड HCl एसिड, ठीक है, और इसकी एसिडिक pH कितनी होती है 1.8, ये आपको मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आपको याद भी हो गई होगी। हमने अभी तो 2 pH पढ़ी है 6.8, ठीक है, और एक पढ़ी है हमने 1.8, देखो 8 कॉमन है तो याद करने के लिए आसानी होगा आप सभी को, ठीक है। अब अगला आता है जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन, ये आपको बार में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपकी एक चीज़ आती है रेनिन, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ आप सभी के लिए, जो रेनिन होता है वो स्टमक में होता है, याद रखिए, वो जो रेनिन होता है वो किडनी में होता है, डबल एन जब भी आ जाए, डबल एन जब भी आ जाए तो वो स्टमक में होगा, याद रखिए, डबल एन जब आएगा तो वो स्टमक में होगा, ठीक है। अब देखिए जो पेप्सिन होता है ना, ये तो हम सभी में पाया जाता है, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उनका जो मिल्क होता है उसे भी हमें तोड़ना फोड़ना होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है। मिल्क हम पीते क्यों हैं, मिल्क इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम देता है मिल्क, हमें प्रोटीन देता है। तो रेनिन का भी काम एक तरह से मैंने आपको कहा था, जितने भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं सबके सब प्रोटीन्स को तोड़ते हैं भैया, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब बताने की बात ही नहीं है, ये तो रट लो दिमाग में, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, रेनिन क्या है कि तरह का प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। देखो रेनिन अगर मैं लिखूँ, ठीक है, ये मैंने रेनिन लिखा, डबल एन आना चाहिए इसके अंदर स्टमक के अंदर, और अगर सिंगल एन आएगा तो वो किडनी का हुआ। आर फॉर राजू होता है, आपने सभी ने छोटा भीम देखा होगा कभी ना कभी, छोटा भीम में एक छोटा सा राजू होता है, ठीक है, तो वो हाइट में छोटा है, तो मतलब कि बच्चा है वो, तो इसलिए रेनिन को प्यार होता है कि इन्फेंट से पाया जाता है। और जो आपका ये आपका पेप्सिन हो गया ना, इसके अंदर क्या आता है, पी आता है, पी फॉर पब्लिक, पब्लिक में ज़्यादातर बड़े बड़े लोग पाए जाते हैं, तो ये सभी के अंदर पब्लिक के अंदर पाया जाता है। और रेनिन फॉर राजू, आर फॉर राजू, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट्स के अंदर ये पाया जाता है, इसको याद रखें, ये पूछा जाता है। और याद रखें इसके अंदर डबल एन आता है, ठीक है, तो कृपया करके बहुत ज़्यादा याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक तरह का प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, इन्फेंट से पाया जाता है, विच हेल्प इन डाइजेशन होता है मिल्क प्रोटीन, आपको बात बता चुका हूँ मैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, ठीक है। अब इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज ब्रांड होता है जो कि सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ तक हमारा स्टमक का पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, हमारा पेट था, पेट को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब पेट की कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, वो भी आप लिख लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा। स्टमक में हमारी हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं टोटल अब तक, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। स्टमक में रेनिन पढ़ा है, पेप्सिन पढ़ा है, जो पेप्सिनोजन होता है जो कि एसिडिक पीएच की वजह से एक्टिवेट होता है, ठीक है, लाइपेज इसमें होता है, इंटरेस्टिंग फैक्टर को जरूर याद रखें जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, HCl होता है इसके अंदर जिसकी pH 1.8 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक तो यही था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात शुरू हो जाती है। अब देखिए मस्कुलर लेयर में मूवमेंट क्यूरिंग उसमें भी हुई थी, पेरिस्टाल्सिस भी हुई थी, सभी की सभी मूवमेंट किसके लिए हो रही है, खाने को मिक्स करने के लिए हो रही है, डाइजेशन को हेल्प करने के लिए हो रही है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में यही लिखा है, देखिए हम पढ़ते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, दिस मूवमेंट हेल्प इन थ्योरली मिक्सिंग ऑफ द फूड इन द वेरियस सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड देयर इज फैसिलिटेड डाइजेशन। जो मैंने आपको बात बोली वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, द
अब देखिए द बाइल हो गया। अब देखिए हम पीछे हमने अभी शुरू में आपको मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने आपको बाइल पढ़ाया था, पेनक्रियाटिक जूस पढ़ाया था। इंटेस्टाइनल है तो इंटेस्टाइनल जूस तो होगा ही। देखिए जो बाइल होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टाइनल होता है, ये तीनों के तीनों स्क्रीट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो पीछे हमने पढ़ाया थोड़ा सा रिवीजन उसी का चलेगा, इसके अंदर देखते रहिए आप, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज, देखिए साफ साफ लिखा है पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज होगा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हमने पढ़ी थी बात ये, ठीक है। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनती है जो आपकी सिस्टिक डक्ट होती है और जो आपकी लीवर की डक्ट होती है, दोनों मिलकर क्या बनाती है? बाइल डक्ट बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका पेनक्रियाज था, उसके अंदर ये पेनक्रियाज डक्ट आ रही थी और ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रही थी, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है, शायद आपको याद आ रहा हो, ठीक है। अगर आपको हो कहते हो तो मैं आपको पीछे भी करके दिखा सकता हूँ। ये आपकी सिस्टिक डक्ट रही है, कॉमन डक्ट बन रही है बाइल की, और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बन रही है। देखिए लीवर की डक्ट आ रही है और ये आपकी बाइल की डक्ट आ रही है, उसकी गॉल ब्लैडर की डक्ट आ रही है, सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना रही है यहाँ पे। और फिर ये आपकी पेनक्रियाज की डक्ट आ रही है और यहाँ पे ये आपकी इसकी डक्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये मिलकर एक हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है जो कि स्पिंचर ऑफ ओडाई से क्या होती है? रेगुलेटेड होती है। तो इतनी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा था जो पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ज़रूर एंड तक देखिए, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। मैं बहुत मतलब अपना पूरा जोर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको लग ही रहा होगा, ठीक है। हमने एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, इस टाइम हमने क्या पढ़ा अभी तक? वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर स्लेरेस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दिस मूवमेंट हेल्प इन द थ्रूली मिक्सिंग अप द फूड विद द वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेटेड डाइजेशन। पढ़ दिया हमने इतना। हमने पढ़ा कि बाइल आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, इंटेस्टाइन जूस आ रहा है, तीनों के तीनों कहाँ रिलीज होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल जूस, ठीक है। हाँ देखिए क्या लिखा है, पेनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल रिलीज इन द हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, पढ़ लिया हमने ये पीछे। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। अब देखिए हमें तीनों की बात करनी है, लाइन 1 बाय 1, ठीक है। एक बार रुकिए, हमें तीनों की बात करनी है, हमें बाइल की भी बात करनी है, हमें पेनक्रियाटिक जूस की भी बात करनी है और इंटेस्टाइनल जूस की बात करनी है। पहले हम इस एनसीईआरटी ने पेनक्रियाटिक की बात करी तो हम पहले पेनक्रियाटिक की बात करते हैं। पेनक्रियाटिक के अंदर आप 6 एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला एंजाइम होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है और बाकी सबको मैक्सिमम को वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये सबके लिए देवता बनकर आता है, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। याद करेंगे, बार बार बोलेंगे मेरे साथ, ट्रिप्सिनोजन। अगर आपको ट्रिप्सिनोजन याद होगा तो काइमोट्रिप्सिन तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिर आपको न्यूक्लियेज याद हो जाएगा, देखिए न्यूक्लियेज भी है, लाइपेज भी याद हो जाएगा, माइलेज मैंने आपको कहा था कि दोबारा फिर से आएगा, ठीक है। उसका काम एक ही होगा, क्या काम होगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा डाइसेक्राइड्स में, माल्टोस में। माल्टोस क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये मैंने आपको वहाँ बताया था पीछे अभी, ठीक है। तो क्या क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, न्यूक्लियोज होता है, लाइपेज होता है, माइलेज होता है। जो मेन प्रॉब्लम आपको याद करने में आएगी वो आएगी प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, इसको हाईलाइट कर ले, जैसे कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी नज़र इस पर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी नज़र इस पर बनी रहनी चाहिए ना, हटनी नहीं चाहिए नज़र इस पर से, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। जो आपका एडल्ट रेनिन होता है वो हम काइमोट्रिप्सिनोजन को हम एडल्ट रेनिन कहते हैं। याद रखिए बात को, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। काइमोट्रिप्सिनोजन को हम एडल्ट रेनिन कहते हैं। अब देखिए जो हमारी ट्रिप्सिनोजन होता है इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ये कौन रिलीज करता है? ठीक है। अब देखिए कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ क्रिएट हुआ है हमारा पेनक्रियाटिक जूस? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइन ऐसी कोई कंडीशन बनाएगा ऑप्टिमम जिससे हमारा ये ट्रिप्सिनोजन क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन बनाएगा जिससे हमारा ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाए। इंटेरोकाइनेज क्रिएटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा है तो म्यूकोसा से हमने क्या बोल दिया? म्यूकोसा है तो किसकी म्यूकोसा? इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये करता है इनटू एक्टिवेटिंग, क्या करता है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या लिखा है? इनटू एक्टिवेट ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोकाइनेज। किससे रिलीज होता है? सिक्रेटेड बाय द म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। बात बिल्कुल सही, बात खत्म आती है। म्यूकोसा से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है और उसको ये एक्टिव कर देता है,
ठीक है, आप तक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस। मैंने कहा था आपको ये देवता बनकर आएगा औरों के लिए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है देवता बन रहा है। ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेटेड द अदर एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, जो बाइल रिलीज होता है इनटू द ड्यूडेनम। देखिए जो आपकी हिपैटो पेनक्रियाटिक टैक्स जो रिलीज होती थी, ठीक है, वो ड्यूडेनम में ओपन होती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, अब यहाँ पे आपकी पेनक्रियास की बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन। अब देखिए जो बाइल होता है इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है ये यहाँ लिखा है, देखिए। ठीक है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये क्या करता है, ये रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन क्या करता है, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ठीक है, बाइल सोल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और आपका क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर, और क्या होता है, देखिए कहाँ गया यार, ये रहा, कंटेन बाइल सोल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड। थोड़ा याद रखें, या बोल सकते हैं। और एक बात यहाँ भी याद रखें कि इसको हाईलाइट कर लीजिए कि इसके अंदर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है, जो कि मेन बात है। अब बाइल का मेन काम क्या होता है, जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको ये छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक आउट कर देता है, मिसल्स बना देता है। छोटे पार्टिकल्स के जो फैट्स के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं उसको मिसल्स कहते हैं। क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है वो फैट्स को मतलब कि एज ए लार्ज में उसको जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। तो बाइल का मेन फंक्शन यही है कि वो फैट्स को इमेस्कुलेशन कर देता है, उसको छोटे छोटे पीस कर देता है, और उसके बाद वो अब देखिए फैट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड्स के बने होते हैं, तो उस पर लाइपेज काम करेगा। अब बाइल ही लाइपेज को जाकर जगाता है, भाई मैंने फैट को तोड़ दिया है, अब आ तो उसको डाइजेस्ट कर, तेरा काम है, मैंने तो अपना काम कर दिया है। तो आगे फिर ये क्या करता है, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, बाइल हेल्प इन इमेस्कुलेशन और द फैट, दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू द स्मॉल मिसल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। मैंने बात बोली आपको, ये यहाँ पे आपकी बाइल की बात खत्म हो जाती है। ठीक है, इंस्टेंटाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हमने पढ़ा कि क्या रिलीज करता है, ये एंटेरोकाइनेज रिलीज करता है। ठीक है, जो किसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, किसको एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को, किसमें, ट्रिप्सिन में। तो यहाँ से फिर आगे फिर बात आती है इंस्टेंटाइनल की। इंस्टेंटाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है ग्लोबुलेट सेल। ठीक है, अब म्यूकोसा है तो म्यूकस एक्सीट करेगी, तो उसके लिए सेल है। ऊपर कौन सी सेल थी स्टमक में, नेक्स्ट सेल थी म्यूकस की, म्यूकोसा की, तो वो म्यूकस रिलीज करिए स्टमक के अंदर। यहाँ पे ग्लोबुलेट सेल है। ग्लोबुलेट माने चिपचिप समझ सकते हो आप, ग्लोबुलेट चिपचिप मतलब कुछ ऐसा से फीलिंग आती होगी अगर आप पढ़ते होंगे तो। ठीक है, मुझे तो आती है, तो मैंने इससे याद कर रखा है। तो विच सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द, अब यहाँ तक आपकी बात खत्म हो चुकी है। अगला हम अगली लाइन पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन मतलब थोड़ी समझ में आने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल, जो ब्रश बॉर्डर सेल सिक्रीट करते हैं, और जो म्यूकोसा आपकी जो सिक्रीट करती है म्यूकस, ये अलोंग दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, इंस्टेंटाइनल जूस बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्सेस इंट्रिकस। ठीक है, सक्सेस इंट्रिकस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर वेरियस एंजाइम कंटेन करता है। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स क्या करते हैं, जो हमने सलाइवा से हमने पढ़ा था, जो हमारा अमाइलेज था, ठीक है, वो क्या करता था, हमने क्या पढ़ा था, वो क्या करता था, स्टार्च को डाइसैकेराइड में ब्रेक कर देता था। अब डाइसैकेराइड्स को भी आगे ब्रेक करना है नहीं करना, उसको वहीं थोड़ा छोड़ देंगे। जो माल्टेज है उसे ग्लूकोज पर ग्लूकोज में तोड़ना है नहीं तोड़ना, ठीक है, उसके लिए डाइसैकेराइड्स काम आता है। एग्जांपल जैसे कि माल्टेज। ठीक है, माल्टोज को कौन ब्रेक करेगा, माल्टेज। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स होते हैं इसके अंदर, जो कि पेप्टाइड्स को तोड़ते हैं। लाइपेज होते हैं जो कि फैट्स को तोड़ता है। न्यूक्लियोसाइडेज होता है जो कि न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ता है। जो हमारे जितने भी डीएनए और आरएनए होते हैं, इनको तोड़ने के लिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज काम आता है। जो हमारे आरएनए और वो बनते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते होते हैं, आप अगर आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आप जानोगे बात। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे तक बड़ी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ लीजिए, वहाँ भी वहीं लिखी पाएगी। जो आपका डीएनए और आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक, और न्यूक्लियोसाइड्स कौन सा होता है, उसके अंदर आपका नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होता है। इन सभी को आपको तोड़ना होता है, तो धीरे धीरे टूटता है। जो न्यूक्लियस होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था पेनक्रियास के अंदर, ये हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ ये न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारा ये आता है न्यूक्लियोसाइडेज। इससे आप न्यूक्लियोसाइडेज से ही समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था पेनक्रियास के अंदर, ये हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ ये न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारा ये आता है न्यूक्लियोसाइडेज। इससे आप न्यूक्लियोसाइडेज से ही समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा। ठीक है।
म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, HCl है, एसिडिक पीएच है थोड़ी बहुत ही, ठीक है। तो पेनक्रियाज को भी अपनी लाइनिंग बचानी है, तो उसके लिए क्या होगा, म्यूकस होगा, बाइकार्बोनेट होगा, सेम चीज़ है जो कि हमें स्टमक में पड़ी थी, ठीक है। ये करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकस को फ्रॉम एसिडिक एज वेल एज प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। पीएच कितनी, 7.8। हमने जितनी भी पीएच पढ़ी है सब में 8 आ रहा है, याद रखिए, 0.8, 1.8, 7.8, दूसरी 6.8। तो ये टिक मारने के लिए आसान, अगर ऑप्शन में 9 पॉइंट ऐसा कुछ होना तो आप टिक मार सकते हो। आप 1, 6, 7 याद रखते हो कि 1 में 6 प्लस करो तो 7 आता है, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ मैं, सभी में 0.8 आ रहा है, आप देखोगे तो 0.8, 0.8, 0.8, ठीक है। 1.8, 6.8, 6.8, 7.8, ठीक है। 1 में 6 में 1 प्लस करो तो 7 आता है। तो ऐसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। सम म्यूकोसा ग्रैंड्स होता है जो कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, इसे हम बर्नर ग्रैंड्स कहते हैं। याद रखें क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हाईलाइट कर लीजिए इसको। सम म्यूकोसा ग्रैंड, बर्नर ग्रैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, इसमें भी ये भी हेल्प करता है, इसका भी इसमें योगदान होता है, ठीक है। देख लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। सम म्यूकोसा ग्लैंड्स, बर्नर ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस, ठीक है। ये हमने इतना पढ़ा। अब आगे हम आते हैं, अबे ये क्या हो गया, ओह